किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल एक अदिश राशि होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हमें उस पृष्ठ को क्या मानना पड़ेगा? सदिश राशि मानना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर सदिश होगा तो उसमें परिमाण के साथ दिशा भी होनी चाहिए। तो क्षेत्रफल का परिमाण निकालना तो हम लोग जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? तो दिशा किसको मानी जाती है? बस इतना समझ लो तुम लोग ध्यान से। क्षेत्रफल तो ये है ना, इसका पृष्ठ का ये क्षेत्रफल है, लेकिन इसकी दिशा ये होगी, मतलब क्षेत्र के अभिलंबवत बाहर की ओर। ये जो पेन देख रहे हो, ये इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा है। समझ आ रही है बात? क्षेत्रफल ये है, लेकिन इसकी दिशा किसको बोलेंगे? तो इस पृष्ठ के अभिलंबवत रेखा बाहर की ओर अगर कोई रहे तो इसी को हम लोग कहेंगे इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा, या क्षेत्र सदिश कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? क्षेत्र सदिश कहेंगे। जबकि जानते हैं वास्तव में क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र को सदिश रूप में मानना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इस पेन को क्षेत्र सदिश। समझ आ रही है बात? इतना दिमाग में रखना है कि किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो दिशा होता है वो किधर होता है, रहेगा ना इतना दिमाग में? चलो ठीक है। अब पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये विद्युत फ्लक्स। क्या है विद्युत फ्लक्स? तो इधर समझने का प्रयास करना। विद्युत फ्लक्स क्या है? मान लो किसी जगह विद्युत क्षेत्र E है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है? E है। तो वहां पे कई सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे ऐसे, जो कि डिपेंड करेंगे विद्युत क्षेत्र के परिमाण पर। अगर परिमाण ज्यादा होगा तो बहुत सारे रेखाएं पास पास में होंगे, और अगर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होगा तो रेखाएं थोड़ी दूर दूर में होगी। क्लियर है? लेकिन वहां पे ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो होंगी ही होंगी। क्लियर है? अब यदि इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं में, या कहें जहां पे ये विद्युत क्षेत्र है, वहां पे हम किसी ऐसे पृष्ठ को, किसी पदार्थ के पृष्ठ को अभिलंबवत रख दें, ऐसे कैसे रख दें? अभिलंबवत किसके? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के। ठीक है। तो इस पृष्ठ से अभिलंबवत कुछ विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेंगे कि नहीं? जैसे अभी के कंडीशन में कितने विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहे हैं? यहां से 4। अगर और सघन रहेगा विद्युत क्षेत्र तो और ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे, है कि नहीं? तो और भी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से गुजरेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये तो मैं तुम लोगों को व्हाइट बोर्ड में बस विद्युत क्षेत्र रेखा देख रहे हो, जबकि रियल में अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसमें पूरा त्रिविम में विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे कल्पना के तौर पर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक है ना, वास्तविक तो है नहीं। तो अगर यहाँ पे मान लो त्रिविम में यहाँ पे कोई आवेश है, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा, और इस विद्युत क्षेत्र में कई सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे। और इस क्षेत्र में यदि हम किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अभिलंबवत रख दें, तो इस क्षेत्रफल से या इस पृष्ठ से अभिलंबवत कई विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगे कि नहीं? गुजरेंगे ना। वही कहलाएगा इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स। ठीक है? अर्थात किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से बद्ध बोल सकते हैं, मतलब जुड़ा हुआ, बद्ध मतलब जुड़ा हुआ, या फिर कह सकते हैं उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ आ रहा है बात? बिल्कुल सिंपल सा चीज है। किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले, लेकिन ध्यान रखना यहां कंडीशन अभिलंबवत है, तिरछा नहीं। अगर ऐसे गुजरेगा तो क्या यह अभिलंबवत हो रहा है? नहीं, ऐसे गुजरेगा तभी अभिलंबवत होगा, है ना? तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाले अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल इजी है। चलो नोट करो फिर परिभाषा लिखो। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध
विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हो गया? हाँ, अब ध्यान देना इधर, इसको दर्शाते किससे हैं? विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं, याद रखना, लिखो चलो आगे, इसे फाई ई, ये साइन क्या कहलाएगा? फाई। वैसे ये पढ़ चुके हो है ना पहले से, 10वीं में भी इसका उपयोग हुआ है। तो इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं और यह एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स क्या है? याद रखना है, अदिश राशि है। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं और यह एक अदिश राशि है। हो गया? ठीक, अब आगे ध्यान दो। अब इसका हम लोग फार्मूला निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला। तो फार्मूला क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। मान लो किसी स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वेक्टर ई है और उस स्थान पर एक पृष्ठ अभिलंबवत रखा हुआ है जिसका जो क्षेत्रफल है वो सपोज ds है। क्या है? ds है। अब इसमें d लगा है, मतलब ये टुकड़ा है एक प्रकार से। जब भी किसी में d या डेल्टा लग जाए, ये साइन डेल्टा है, तो जब भी किसी भौतिक राशि के पहले d या डेल्टा साइन लग जाए तो इसका मतलब वो बड़ा नहीं है, एक छोटा टुकड़ा है। जैसे अगर इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल को हम लोग s बोलेंगे, क्षेत्रफल को s या a से दर्शाते हैं, ये तो जानते हो ना, क्योंकि सरफेस या फिर एरिया बोलेंगे। तो अगर इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल s है तो इसके एक टुकड़े के क्षेत्रफल को हम लोग ds बता सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो वैसे ही यहां पे मान लो हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा है क्षेत्रफल का जिसका क्षेत्रफल कितना है? ds है। और चूंकि अभी हम उसको किस रूप में मानेंगे? सदिश के रूप में, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर ds बोलेंगे। क्लियर है बात? और ये क्षेत्र वेक्टर ई के साथ, मतलब विद्युत क्षेत्र के साथ अभिलंबवत रखा हुआ है। अब डायग्राम में तुम लोगों को ऐसे तिरछा दिख रहा है लेकिन वास्तव में वो ऐसा है। ठीक है? अब ऐसे दिखेगा थोड़ी ना, ऐसे बनाते बनेगा थोड़ी ना व्हाइट बोर्ड में, इसलिए उसको थोड़ा ऐसे तिरछा टाइप का लग रहा है, जबकि वास्तव में उसकी कंडीशन ऐसी है और विद्युत क्षेत्र रेखा इधर जा रहे हैं। क्लियर के नहीं? तो इस पृष्ठ से बद्ध जो विद्युत फ्लक्स फाई ई होगा उसे हम लोग दर्शाएंगे फाई ई इज इक्वल वेक्टर ई, या अभी वेक्टर चिन्ह हटा दो, ई इंटू डी एस से दर्शाएंगे। मतलब पृष्ठ के क्षेत्रफल और गुणित विद्युत क्षेत्र से दर्शाएंगे। किसको? विद्युत फ्लक्स को। क्यों? ऐसा क्यों दर्शा रहे हैं? क्योंकि अभी हमने कहा विद्युत फ्लक्स क्या है, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। तो बताओ, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं इन्हीं दोनों पर तो डिपेंड करेगी। E का मान जितना ज्यादा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी, पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी। होगी कि नहीं? दूसरी चीज, अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या उतना ही अधिक होगा। अगर छोटा सा टुकड़ा लेते तो उसमें से कम जाता, और इतना बड़ा लिए हैं तो ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रहे हैं, और बड़ा पृष्ठ ले लेंगे तो उसमें से और भी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा पाएंगी। क्लियर है कि नहीं? इसलिए इन दोनों का गुणनफल ही विद्युत फ्लक्स के इक्वल होता है। समझ आया ये बात? तो ये सूत्र तो लिखेंगे, उससे पहले कुछ मानना तो पड़ेगा, ये ई और डी एस मानना पड़ेगा। तो चलो, जो अभी तक परिभाषा लिखे उसके नीचे लाइन में लिखो, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा उसके अभिलंबवत स्थित पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक काम करना, वो वेक्टर ई लिखे हो उसमें से वेक्टर हटा दो, बस ई बस लिखो। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई
और उसके अभिलंबवत स्थित पृष्ठ का क्षेत्रफल ds हो तो लिख लिया इतना। आगे लिखो, उस पृष्ठ से बद्ध, उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल, क्या लिख देंगे, फाई ई इज इक्वल तो E इंटू डी एस, E इंटू डी एस। समझ आया इतना? आसान है ना ये, याद रखना। आगे बढ़े। अब देखो यहां पे फर्स्ट कंडीशन में अगर देखें तो जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अभिलंबवत ऑलरेडी है, तो सारे के सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनसे अभिलंबवत गुजर रही है। लेकिन अगर क्या हो कि पृष्ठ जिस कंडीशन में रखा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके अभिलंबवत ना गुजरे, बल्कि उस पृष्ठ के जो क्षेत्र सदिश वेक्टर ds है उसके साथ थीटा कोण बनाते हुए गुजरे। कितना कोण बनाते हुए गुजरे? थीटा कोण बनाते हुए गुजरे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वेक्टर E का वेक्टर ds के अनुदिश, किसके अनुदिश? वेक्टर ds के अनुदिश, अर्थात पृष्ठ के अभिलंबवत जो घटक मिलेगा टुकड़ा वेक्टर E का, वो क्या मिलेगा? E cos थीटा मिलेगा कि नहीं? सदिशों को हम लोग दो प्रकार से वियोजित करते हैं। आयताकार वियोजन में क्या होता है, उस किसी भी सदिश को दो लंबवत घटकों में तोड़ देते हैं। तो यहां पे एक लंबवत घटक देख रहे हो, किसके अनुदिश? वेक्टर ds के अनुदिश। समझ रहे हो बात? वास्तव में वेक्टर E किधर है? इधर। लेकिन अगर वो वेक्टर ds के दिशा में थीटा कोण बनाता है तो उस दिशा में उसका जो घटक होगा, मतलब टुकड़ा होगा, वो क्या होगा? E cos थीटा होगा ना। और इसके लंबवत दिशा में E sin थीटा होगा। लेकिन लंबवत दिशा में क्या होगा, उससे हमें क्या मतलब? उससे तो मतलब ही नहीं है। हमें मतलब किससे है कि वेक्टर ds के अनुदिश कितना होगा विद्युत क्षेत्र रेखा, उससे मतलब है। समझ रहे हो बात? तो देखो ध्यान से, यहां पे यदि किसी बिंदु पर वेक्टर ds और वेक्टर E के बीच थीटा कोण बने तो हम कह सकते हैं वेक्टर ds के अनुदिश वेक्टर E का एक घटक E cos थीटा होगा। ऐसे स्थिति में जहां E लिख रहे हैं फार्मूले में, वहां पे E cos थीटा लिख देंगे, क्योंकि केवल वेक्टर E पूरा का पूरा तो अभिलंबवत नहीं जा रहा है विद्युत इस पृष्ठ से, उसका केवल घटक E cos थीटा अभिलंबवत जा रहा है। तो जितना अभिलंबवत जाएगा उसी को ना बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। जितना चीज अभी बताया हूं इसके बारे में वो समझ आ रहा है कि नहीं? ध्यान दो, वास्तव में E cos थीटा पृष्ठ के अभिलंबवत जा रहा है, लेकिन पृष्ठ का जो क्षेत्र सदिश है वेक्टर ds उसके अनुदिश जा रहा है, उसी की दिशा में जा रहा है। समझ रहे हो बात? क्योंकि जो क्षेत्र सदिश की दिशा होती है वो वास्तव में क्षेत्रफल के अभिलंबवत होती है। तो क्षेत्र सदिश के दिशा में जाने वाली जितनी भी चीजें होंगी वो पृष्ठ के क्या होंगी? अभिलंबवत होंगी। समझे अब बात कि नहीं? चलो नोट करो, अभी तक जो नोट किए हैं इसके नीचे नोट करो। फाई E इज इक्वल E इंटू ds, नीचे लिखो। यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर E और क्षेत्र सदिश वेक्टर ds, विद्युत क्षेत्र वेक्टर E और क्षेत्र सदिश वेक्टर ds के बीच थीटा कोण बने तो वेक्टर ds के अनुदिश, वेक्टर ds के अनुदिश वेक्टर E का घटक E cos थीटा होगा, E cos थीटा होगा। अतः इतना लिख के फिर लिखना फाई E इज इक्वल, इस बार जहां E लिख रहे हैं वहां पे क्या लिख देंगे? E cos थीटा लिख देंगे। समझ रहे हो क्यों लिख रहे हैं E cos थीटा?
क्योंकि इस बार पृष्ठ से अभिलंबवत कितना विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, तो E cos थीटा विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहा है। क्लियर है बात? तो इसलिए E के जगह E cos थीटा लिख दिए इंटू ds के जगह ds। कोई डाउट थोड़ी इतने में बोलो। या फाई E इज इक्वल, इसको आगे पीछे अगर एडजस्ट करके लिख दें तो E ds cos थीटा लिख सकते हैं ऐसा, E ds cos थीटा। आगे पीछे बस किए हैं, क्रम विनिमय नियम लगाए हैं बस। यहां तक समझ आ रहा है? अब ध्यान से देखो, इसमें E एक सदिश राशि है और ds भी एक सदिश राशि है कि नहीं? है कि नहीं बोलो? E भी सदिश राशि है, ds भी सदिश राशि है और इंटू cos थीटा। तो क्या याद आ रहा है इससे, इतने को देखकर? कब आता है cos थीटा? वेक्टर A इंटू वेक्टर B इज इक्वल होता है AB cos थीटा, और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल होता है AB sin थीटा। अब बताओ क्या याद आया? ये कौन सा गुणनफल है दो सदिशों का? हाँ, कैसा गुणनफल है? अदिश गुणनफल है। ये वाला होता है अदिश गुणनफल और ये वाला सदिश गुणनफल। यदि दो सदिशों वेक्टर A और वेक्टर B का अदिश गुणनफल हो तो उसका परिमाण AB cos थीटा होता है, और वही यदि सदिश गुणनफल हो तो उसका परिमाण AB sin थीटा होता है। तो यहां पे कौन सा गुणा हो रहा है? अदिश गुणा हो रहा है, अर्थात इसके इक्वल हम लोग लिख सकते हैं फाई E इज इक्वल वेक्टर E इंटू वेक्टर ds। लिख सकते हैं ऐसा? कंपेयर करो, देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अगर साइन थीटा रहता तो क्रॉस लगाते, यहाँ पे सदिश गुणा बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ कॉस थीटा है मतलब इंटू लगाएंगे। अर्थात अब देखो ये क्या बन गया, विद्युत फ्लक्स क्या बन गया? तो क्षेत्र सदिश क्षेत्र सदिश ds और विद्युत क्षेत्र E के अदिश गुणा को कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक है? अर्थात विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है। ठीक है? चलो लिखो, इतना नोट कर लो। लिख लिया इतना? हाँ, अब इसके नीचे लिखो, अर्थात विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E, विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E तथा क्षेत्र सदिश वेक्टर ds, क्षेत्र सदिश वेक्टर ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, लिख लिए? समझ आ गया इतना? कहीं कंफ्यूजन थोड़ी है? तो इसमें से जितना भी हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़े हैं उसमें से ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये और ये। फाई E इज इक्वल E इंटू ds। कब? जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अभिलंबवत रखे हो पृष्ठ, तब। ठीक? लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अभिलंबवत ना हो पृष्ठ, या कहें विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत ना हो बल्कि उसके साथ कुछ कोण बनाएं, कितना कोण बनाएं? थीटा कोण। तो ऐसे कंडीशन में फाई E इज इक्वल हो जाएगा E ds cos थीटा। तो मूल फॉर्मूला तो कहें यही है, फाई E इज इक्वल E ds cos थीटा। देखो इधर, मेन तुम लोगों को अच्छे से दिमाग में ये फार्मूला रखना है, फाई E इज इक्वल E ds cos थीटा। अब सोचेंगे फिर फाई E इज इक्वल E ds cos थीटा है तो यहाँ पे E ds बस क्यों आया? क्योंकि देखो इस कंडीशन में थीटा कितना बनेगा? क्षेत्र सदिश वेक्टर ds इसी दिशा में रहेगा कि नहीं बोलो? तो थीटा कितना बनेगा? कितना अंश? वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच कितना कोण बन रहा है अभी? देख के बताओ, कितना अंश? ये वेक्टर ds की दिशा और यही वेक्टर E की दिशा, कितना अंश का कोण बन रहा है? हाँ, 0 अंश का कोण बन रहा है ना? समझ आ रहा है बात? देखो पृष्ठ तो अभिलंबवत है वेक्टर E के, ध्यान से समझो।
पृष्ठ अभिलंबवत है वेक्टर ई के, लेकिन उसका जो क्षेत्र सदिश है वो तो अनुदिश है ना वेक्टर ई के। समझ रहे हो बात? तो क्षेत्र सदिश ds के साथ कितना कोण बना रहा है, बोलेंगे 0 अंश। लेकिन अगर पृष्ठ के साथ कितना कोण बना रहा है बोलेंगे तो ये 90 अंश हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो हमें यहां पे जो कोण बताना है वो क्षेत्र के साथ, ये पृष्ठ के साथ नहीं बताना है, बल्कि उसका जो क्षेत्र सदिश वेक्टर ds है उसके साथ बनने वाले कोण को बताना है। ठीक, तो कितना बना रहा है यहाँ पे, ये थीटा 0 अंश। और अगर हम लोग इस सूत्र में थीटा का मान 0 रख दे तो cos 0 अंश बराबर होता है 1। क्या होता है? cos 0 अंश बराबर 1। और यहाँ पे अगर 1 रख देंगे तो बच जाएगा क्या चीज, e इंटू डी एस बच जाएगा कि नहीं? मतलब ये भी इसी के इक्वल ही है, हालांकि इसके लिए थीटा का मान क्या है, 0 अंश है। अब आ गया समझ?